वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एक बड़ा सवाल उन बच्चों के मन में ज़रूर होता है जो किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की शुरुआत करते हैं। शुरुआत की जाए तो किस परीक्षा की, या वो बैंक का एग्जामिनेशन होगा या एसएससी का या किसी और एग्जामिनेशन का। इस सेशन में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन में जो बारीकी से आपको नज़र आएगा कि एसएससी सीजीएल वर्सेस बैंक पीओ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब सेशन का जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है। ये वो वक्त है जब मतलब पूरे देश में ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन समाप्ति की ओर होते हैं और मतलब बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से कई बच्चे जॉब करना शुरू कर देते हैं राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। बट बहुत बड़े तादाद में स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि चुनाव करना चाहते हैं कि सच में हमें किस परीक्षा की तरफ जाना चाहिए, किस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें तो देखो बहुत सारे बच्चे क्लियर भी होते हैं कि हाँ मुझे यही वाला जॉब चाहिए। मतलब बहुत लोग क्लियर है मुझे बैंक ही करना है, मुझे बैंक पीओ ही बनना है या बैंकर ही बनना है। कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं यार मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है, मतलब इन द सेंस उस टाइप का ही जॉब करना, बिल्कुल प्योर सरकारी जॉब जहाँ पे काम मतलब जो भी है इस टाइप का कुछ। लेकिन बहुत सारे बच्चे द्वंद्व में होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता, बस उन्होंने सुना है कि ऑडिटर का जॉब बड़ा अच्छा होता है तो उन्होंने करना चाहा, मतलब उनके खुद के कुछ अरमान या शौक नहीं है। सो विल ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स जिनके आधार पे आप चुनाव कर पाएँ, मतलब आपको चुनाव करने में थोड़ी आसानी रहे कि एसएससी की तैयारी की जाए या बैंक की। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल ये होता है कि यार किसमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तैयारी करना तो सही है, लेकिन ये बताओ भाई कि हम अगर एसएससी की तैयारी करना, जैसे आईएएस की तैयारी करना शुरू करें तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ की सीमाएं हैं वहाँ पे कि एक आप यूपीएससी आईएएस का परीक्षा देंगे, दूसरे आपके हो सकता है कि आपके राज्य वाला परीक्षा दे दें या फिर 1-2 राज्य की परीक्षाएं आप दे सकते हैं, मतलब पीसीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वैसे ही अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले खंगालें कि आखिर किन परीक्षाओं में या फिर परीक्षाएं कितने फ्रिक्वेंसी कितनी है परीक्षाओं के होने की, ये वाली चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास क्या स्कोप है कि आप आराम से इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, आप अंग्रेजी में कैसे हैं, क्योंकि इंग्लिश का बड़ा रोल रहता है उन पूरे परीक्षाओं में, या फिर जीएस में कितनी रुचि है आपकी, क्या जीएस से बिल्कुल ही भन्नाते हैं आप, तो फिर क्या करना चाहिए। इस टाइप से हर एक चीज़ें हैं। तो विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बट प्राइमरली हमें बात करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होते हैं जब हम इन दोनों बड़े स्तर की परीक्षाओं के बारे में या 2 बड़े कैडर पे बात करना शुरू करते हैं, एक बैंक पीओ और दूसरा मतलब बैंकिंग और एक एसएससी, इन दोनों बारे में बात करते हैं। सो हम यहाँ पे इस पूरे स्क्रीन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ ताकि मैं प्रॉपर्ली आपको अपॉर्चुनिटीज़ गिनवा सकूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आते हैं जब हम एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप अगर पूछेंगे जनरल कंपटीशन के दौर में तो आपको बच्चे ये जवाब देते हुए नज़र आएंगे कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और या तो ये जवाब देते हुए नज़र आएंगे कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट इन दोनों ही खेमे में पाया जाता है। ये 2 ऐसा है एरिया, एसएससी एंड बैंकिंग। दोनों के संदर्भ में हम अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे, क्या क्या बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर छोटे मोटे भी जो होंगे सब मिला जुला के। अगर हम बैंक के एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें परीक्षाओं का बड़ा मतलब लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। बैंक की तैयारी जब बच्चे करते हैं या फिर बैंक की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एक बहुत बड़ा लिस्ट है। मतलब जैसे कि अगर शुरुआत करें हम यहाँ से तो हम सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। हम आरबीआई से शुरुआत कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी भी बैंकिंग के प्रिपरेशन में ही काउंट होता है, तो ऑफकोर्स हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट, उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं एसबीआई पीओ, फिर इसी एसबीआई का क्लर्क। ये वो परीक्षाएं जो होनी है तय हैं भैया। आईबीपीएस पीओ, फिर इस तरीके से आईबीपीएस का क्लर्क। इस तरीके से आईबीपीएस के अंदर आते हैं 2 परीक्षाएं, एक होती हैं आरआरबी पीओ रीजनल रूरल बैंक वाला, और यहाँ पर हो गया आरआरबी क्लर्क। ये तो वो लिस्ट हैं जो कि ये परीक्षाएं होनी है, मतलब तय है कि भैया ये तो 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसको कि कोई टाल ही नहीं सकता। इस टाइप से इसके मतलब कि वैकेंसीज आनी है इस टाइप से। इसके अलावा मिसलेनियस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम, जैसे कि NIACL
है ना, ये आपका ACL। इसके अलावा हमारे पास आता रहता है NISL का असिस्टेंट है, AO है, वैसे LIC भी आपके पास होती है, इस तरीके से FCI भी है ना। बाकी इंडिविजुअल बैंक भी आते रहते हैं, जैसे ECGC PO फिलहाल अभी आया हुआ था, तो इस टाइप से मतलब अभी भी है मतलब एग्जामिनेशन उसका। तो अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, लिस्ट बहुत बड़ी होती है बैंक की तैयारी में, एक ये चीज़ है। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र जाती है SSC की तरफ, तो यहाँ पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को काउंट करना शुरू करते हैं, सो शुरुआत इस बात से कर लेते हैं जैसे कि SSC के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा होती है CGL। इसके बाद हम SSC में काउंट करते हैं CPO, जिसमें कि वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला CPO। थर्ड हमारे पास आता है SSC CHSL 12th क्लास वाला, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होता है SSC की तरफ से एक आता है स्टेनोग्राफर। ये हमारे पास एग्जामिनेशन है। तो अब एक लेकिन पॉजिटिव बात यह है SSC की तैयारी में कि अगर SSC का सिलेबस आप फॉलो करते हैं तो आप रेलवे की परीक्षाओं में या फिर स्टेट एग्जामिनेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी भी जो रणनीति होती है परीक्षाओं को पूछने के, सवालों को पूछने की, या फिर जो सिलेबस कैरी किया करते हैं वो सेम होता है, मतलब SSC की तरह ही होता है नॉर्मली। बैंक का एग्जामिनेशन में अपॉर्चुनिटीज़ ही इतनी है कि अगर कोई शिद्दत से पढ़ ले तो उसके पास फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो खास तौर पे जो स्टिक्ड हैं कि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, उन सभी के लिए हाँ SSC MTS भी कर लो यार, ठीक है MTS। फिर एक GD भी आप फिर करोगे कि सर GD भी है, ऑफ कोर्स GD भी कर लो आप, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम दोनों के लेवल में कंपैरिजन करते हैं, मतलब ये तो ठीक है, हम ऐसे जब मैं GD नहीं लिखना चाह रहा, मैं स्टैंडर्ड एग्जाम की बात कर रहा था वैसे, ठीक है। तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें सैलरी की बातें कर लें, किसकी सैलरी कहाँ तक होती है या फिर कौन किस लेवल का एग्जामिनेशन है। तो ये आपके पास हो गया GD MTS स्टेनोग्राफर, और ये सब क्लर्क लेवल की चीज़ें हो गई। इसमें कहीं अधिकारी वाली बात नहीं होगी। अधिकारी वाली बातें यहाँ पर नज़र आएंगी आपको, थोड़ा सा रुतबा वाला फीलिंग आपको यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो खैर आएगा ही आएगा। CGL के अंदर तो सारे पोस्ट लगभग उस टाइप के ही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे आप एक क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन हो गए। तो क्लर्क में भी क्या कहूँ मैं, क्लर्क में भी अगर सबसे बोलूँगा तो क्लर्क का एग्जामिनेशन यहाँ पर है, जहाँ पर आपका 2400 ग्रेड पे बोलते हैं लोग, ये चीज़ें हैं। बाकी सब आपके पास ग्रेड पे भी थोड़ा कम रहेगा, 2000 ग्रेड पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सैलरी और एनवायरनमेंट ऑफ वर्क, दैट मीन्स जो आपका वर्क प्लेस है उसमें डिफरेंसेस हैं यहाँ पर आपके पास। ये आपके वर्क प्लेस इसके बहुत अच्छे होंगे, इसमें आपके ग्रेड पे या फिर सैलरी जो होगी यहाँ पर, यहाँ के इधर के जो ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर जो दिख रहे हैं इनके रेस्पेक्ट में यहाँ पर सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इनके क्लर्क का भी सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी आजकल जो बैंक में क्लर्क का है वो 30,000 प्लस है, मतलब 30,000 से ऊपर सैलरी, इनिशियल सैलरी, पहला सैलरी उठाया करते हैं यहाँ पर बैंक के सेक्टर में। कहीं भी किसी भी, चाहे RRB क्लर्क हो या APS क्लर्क हो या SBI क्लर्क हो, 30 तो मिनिमम हो गया है आजकल यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी, इनिशियल सैलरी, जैसे GD की बात करें तो 20,000 रुपये भी तो इस टाइप से है यहाँ पर इनिशियल सैलरी, 20-25 के आसपास इनिशियल सैलरी मिला करती है इधर के पोस्ट में। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की, कि आखिर सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है दोनों परीक्षाओं में, क्या है कॉमन चीज़ें, क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ, अगर कोई चाहे स्टूडेंट तो वो दोनों की तैयारी भी कर सकता है अगर वो पहले से जागा हुआ है तो, मतलब ये बातें मैं उनके लिए बोलूँगा। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। मैंने अभी किसी को बेस्ट या किसी को भी बेहतर नहीं बताया है। जैसे अभी कमेंट में पढ़ रहा हूँ, उसमें था कि सर कुछ भी कहो सर, SSC बेस्ट है। अभी मैं उधर आऊँगा, मैं भी किसी को बेस्ट बोलना, किसी मेरे जगह पे होके बेस्ट बोलना गलत होगा। मैं दोनों की ही प्राथमिकता और दोनों की ही चीज़ें बताऊँगा। ऐसे यहाँ मैंने बताया कि आपको कि इनके जॉब पोस्ट की बात करें तो खैर बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, इनमें बहुत बेहतरीन जॉब पोस्ट है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि क्लर्क के कंपैरिजन सैलरी की बात करें, यहाँ पे मिनिमम सैलरी दोनों की तरफ देखा जाए तो मिनिमम सैलरी, इसका मिनिमम सैलरी जो होगा इनके मिनिमम सैलरी से ज़्यादा होगा, बस ये मैंने बात कहा है।
जॉब पोस्ट की बात करें तो जॉब लोकेशन की बात करें तो इनके जॉब लोकेशन इनसे थोड़े बेहतर रहते हैं, थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक पोस्ट में ये बातें कही गई हैं, बाकी ठीक है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। अब दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। हम एक तरफ बात करते हैं बैंक के सिलेबस की और एक तरफ बात करते हैं एसएससी के सिलेबस की। मैं ओवरऑल बात करूंगा, हो सकता है कुछ परीक्षाओं में सिलेबस में आपको कमी भी नजर आए, बेसिक भी नजर आए, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या कॉमन चीज़ें हैं। मतलब बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर एक एग्जाम की नहीं, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एसएससी के सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है मैथ्स, जिस मैथ्स में आपको दो बाइफिकेशन देखने को मिलता है, एक अर्थमेटिक वाला और एक एडवांस। मैथ्स को यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है, मतलब अर्थमेटिक एंड एडवांस इस तरीके से देखना ही पड़ेगा आपको मैथ्स में जब आप एसएससी की बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास होगा इंग्लिश, एक बेहतरीन सब्जेक्ट, जब यहाँ पे आपके पास ग्रामर का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यहाँ पर इंग्लिश में। तीसरा, ये चुनाव आपको करना है और जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है खासतौर पर उनके लिए बातें कर रहा हूँ मैं, ताकि आप क्लियर रहें कि इंग्लिश, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ग्रामेटिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है यहाँ पर, जबकि वहाँ बात करेंगे थोड़ा डिफरेंस रहेगा इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है ना, यहाँ पर रीजनिंग कम है और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। सो फोर्थ हमारे पास होगा जनरल स्टडीज़। ठीक है ना, ये आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सबके हम मार्क्स बता देते हैं आपको किस तरीके से, क्या मार्क्स वैसे बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है। मतलब रीजनिंग यहाँ पे कम है। रीजनिंग असली में जो रीजनिंग का प्रॉपर जो डिमांड है वो पूरा करता है कैट का एग्जामिनेशन या फिर कोई मैनेजमेंट एग्जामिनेशन या फिर बैंक का सिलेबस। ये जो होता है थोड़ा सा ना, मतलब रीजनिंग को रीयूज़ करते हैं। यहाँ पर रीजनिंग जो है वो बहुत ही लाइट वर्जन में कह सकते हैं आप मिलते हैं। एक बार बैंक की तरफ देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। यहाँ भी हमारे पास 4 ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ भी पहले सब्जेक्ट के तौर पे हम लिख देते हैं क्वांट्स, या फिर हम कह सकते हैं मैथ्स। ऑफ कोर्स यहाँ पूरा मैथ्स रहेगा, मतलब कि आपके पास चाहे वो अर्थमेटिक रहे या फिर वहाँ पर स्पीड मैथ्स रहे, तो यहाँ पे स्पीड मैथ्स का थोड़ा इंपैक्ट रहता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और अर्थमेटिक का तो खैर रहेगा। डीआई का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है थोड़ा सा मेंस में। तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे स्पीड मैथ्स प्लस अर्थमेटिक प्लस डीआई, मतलब ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सिलेबस को हल्का सा एक बाउंड्री में घेरा है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वांट्स के बाद अगर हम बात करें तो वी हैव ऑफ कोर्स वी हैव रीजनिंग हियर, एंड यहाँ पर प्रॉपर रीजनिंग देखने को मिलेगा आपको, प्रॉपर रीजनिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर रीजनिंग होगा प्रॉपरली। जैसे यहाँ जनरल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एनालॉजी मिलेगा आपको 4:7, देन बताइए 8 व्हाट, इस टाइप से। या फिर यहाँ पे और भी मिलेगा आपको, मतलब कि बॉक्स है जहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, वही चीज़ यहाँ मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ रीजनिंग है, फिर यहाँ पर इंग्लिश भी आपके पास है, और यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश जो होगा लैंग्वेज होगा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास यहाँ पे होता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, या फिर आप करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, करंट अफेयर्स है ना, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ऑल दिस थिंग्स। तो ये आपका सिलेबस है दोनों ही एग्जामिनेशन का, चाहे वो बैंक का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का। एक मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, मतलब पूरा फुल सिलेबस डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं अभी आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने बता रखा है आपको कि आप खुद भी समझिए कि आप देखो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है। मतलब अगर आप चुनाव करने में फंस रहे हैं कि मैं बैंक का तैयारी करना शुरू करना चाहता हूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब या फिर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे सेलेक्ट करूँ, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मेरे पास समय है, इन सारे मापदंड को ध्यान से रखने के बाद आप किसी को भी, आपकी हर एक चीज़ दुनिया में बेहतर है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आप इसको बेहतर बताएंगे, बैंक को बेहतर बताएंगे, वो बैंक पढ़ाते हैं। मैं एसएससी भी पढ़ाता हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको बहुत सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो नजर आ जाएंगे एसएससी के भी, तो मैं दोनों को ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एसएससी को अच्छा नहीं बोलूँगा, मैं एसएससी को अच्छा बोलूँगा, इसको बुरा बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस सेशन को लगाने का मेन मकसद मेरा यही है कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ सभी के लिए कॉमन नहीं हो सकते।
मेरा काम है कि आपके सामने सारी बातें रख देना कि देखो भाई सिलेबस इनका ये है, अपॉर्चुनिटी इसमें इतने हैं, इसमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिला करते हैं नॉर्मली जनरल तौर पे, इनकी सैलरी ऐसी होती है, इनकी सैलरी ऐसी होती है, इनमें ग्रोथ ऐसा होता है, इनमें ग्रोथ वैसा होता है। मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगा। दैट मीन्स उसके बाद आपका काम है कि आप अपने सिचुएशन को देखिए, आपके पास टाइम है तो आप इसकी तरफ जाइए। इन एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, इन एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। उसके बाद यू आर द वन हु विल डिसाइड। कोई चीज़ थोपा जाएगा तो आउटपुट देगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब जो अगर कोई चीज़ आपको थोप दिया जाए आप पे तो आउटपुट थोड़ी निकाल के देंगे आप फिर, दैट इज़ नॉट थिंग, ठीक है। सो ये सिलेबस देख लीजिए आप यहाँ पर। अब एक क्लियर सी बात, मैं यहाँ मैं से शुरुआत करूँगा। चुनाव करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से चुनाव करें कि आप जब भी एक फ्रेश ग्रेजुएट के नाते में, होता है एक फ्रेश ग्रेजुएट जो उसकी मानसिकता होती है उसके आधार में बात करूँगा, वो मेरे लिए मेरा करना ज़रूरी भी है। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप सबसे पहले डिसाइड करने में कि मुझे एसएससी के सिलेबस की तरफ जाना चाहिए या मुझे बैंक के सिलेबस की तरफ मूव करना चाहिए, इस सिलेबस को, इस एग्जामिनेशन की तैयारी की तरफ मूव करना, इससे पहले आपको ये तय करना होगा किसके सिलेबस से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सबसे बड़ी बात, एसएससी की तैयारी के दौरान आपको मैथ्स एक हर्डल, मतलब कि एक कठोर सब्जेक्ट की तरह बन के उभरेगा। वैसे उसी तरीके से बैंक की तैयारी में 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके लिए कठोर बन के उभर सकता है। मतलब एक तो मतलब रीजनिंग भी है आपके पास, मतलब इसमें क्या है कि स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे है। मतलब आप यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे 4-5 नंबर मिल जाया करता है, इस टाइप से कुछ है। जैसे कि आपको नंबर सीरीज आती है तो आपको 5 सवाल नंबर सीरीज मिला करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दोनों में ही फेजेस वही लगभग होते हैं, फेज़ 1 यहाँ भी फेज़ 2, दैट मीन्स टियर 1 टियर 2, यहाँ भी प्रीलिम्स मेंस ऐसे करके। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर ना इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाता करता है। अगर इंग्लिश के मापदंड से अगर बात करना चाहें तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म है एकदम, सारे फैक्टर्स लिखिएगा। एक तो सिलेबस वाला फैक्टर है, बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अपॉर्चुनिटीज़ आपने देख लिया, सिलेबस वाला फैक्टर पर, ये नहीं कि बायस्ड होना है, बायस्ड किसी को नहीं होना है, ना आपको बायस्ड होना है ना मुझे बायस्ड होना है, बहुत क्लियर। अगर आप बैंक की सिलेबस को तरफ देखेंगे तो यहाँ के इंग्लिश में आपको अच्छा होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपकी इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं अच्छे से, फ्लो से, कोई किताब कुछ भी ऐसा। द हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, द हिंदू पढ़ने आता है तभी समझना कि इंग्लिश आता है, ये सब गलत फहमी है बच्चों में, बहुत बड़ा गलत फहमी है कि लोगों को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि द हिंदू पढ़ने आना चाहिए। नहीं भाई साहब, नहीं आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश आपको नॉर्मली इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, कोई नॉवल हो, कोई किताबें हो, कुछ भी अंग्रेजी का कुछ लिखा हुआ है पैसेज तो पढ़ सकें आप उसे, उस लेवल पे इंग्लिश आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए। वर्तमान स्थिति में अगर इंग्लिश आपका नॉर्मल भी है तो चलेगा, आप यहाँ पर सीख जाओगे। यहाँ पर क्या माजरा है, यहाँ पर आपको मेमोरी का ज़्यादा खेल है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में ग्रामेटिकल नॉलेज का ज़्यादा इम्पैक्ट है। जब हम एसएससी के सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर ग्रामेटिकल नॉलेज ज़्यादा चेक हो रहा होता है। यहाँ पर रीडिंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है। यहाँ पर रीडिंग स्किल्स जो होते हैं वो ऑफकोर्स, वो तो जब इंग्लिश की जब चर्चा हो रही है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पर इंग्लिश नॉलेज तो होना चाहिए, रीडिंग तो चाहिए, लेकिन द लेवल ऑफ इंग्लिश जो आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करना पड़ेगा, उसका लेवल यहाँ पे थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पर आपका लिटरली लैंग्वेज चेक होगा, आपको प्रॉपर्ली रीडिंग स्किल आपकी यहाँ पे देखी जाएगी, मतलब वो दिख जाएगा, लोग जब टेस्ट करेंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। यहाँ पर मैथ्स में अगर बात करें तो अगर आपकी मैथ्स लिटरली कमज़ोर रही है शुरुआत से तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कष्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अर्थमेटिक तो है ही प्लस एडवांस है। मतलब कोई भी ऐसा शॉर्टकट जुगाड़ नहीं है कि आप एसएससी के सिलेबस में मैथ्स को चकमा दे के निकल सकते हैं। ये काम यहाँ पर नहीं हो सकता है एसएससी की तैयारी में, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरे मैथमेटिक्स से जो आपका 10th लेवल का मैथ्स होता है ना, 11th 12th कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है आपके पास, लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस 10th लेवल का ही रहेगा। लेकिन उसका जो लेवल अब है, उन्हीं चैप्टर्स का लेवल जो आपके सामने रखा जाएगा बहुत बेहतरीन, मतलब आपको एडवांस मैथमेटिक्स में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो, उन तमाम चीज़ों में आपको बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब बहुत कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन जो है वो यहाँ पर एसएससी सीजीएल में, एसएससी के अंदर खासतौर पर सीजीएल में, टॉप एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल में, सीपीओ में बहुत क्लोज, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इस लेवल पे जाने के बाद। तो आप खुद भी डिसाइड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर रीजनिंग जो है बहुत ईजी मिलता है। यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ जीएस एक बड़ा हर्डल फिर से निकल के आता है इस तरीके से कि आपको याद करना है, और जीएस का सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको। सो साइंस भी पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मल्टीपल चॉइस, यू विल हैव टू गो फॉर दैट थिंग। तो ये आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। रीजनिंग वहाँ पर एक कैटलिस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, मतलब यहाँ पे आप रीजनिंग में 50 नंबर में से 40 के आसपास अमूमन लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन में जीतना है तो 45 प्लस टारगेट कीजिएगा। तो इस टाइप से कि ये कंफर्टेबल सब्जेक्ट के तौर पे आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट निकल के आता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके,
इधर की अगर बात करें हम लोग बैंक की तरफ बात करें, अगर हम अगर बात करना चाहते हैं तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। मोटा मोटी अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे बात करें, कई बार कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि दोनों में सेम ही चीज़ें होती हैं, नहीं। यहाँ का क्वांट्स का जो लहजा है, जो तरीका है, वो बहुत अलग है। यहाँ पे स्पीड मैथ्स आपके सामने होता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, पूछा था सर स्पीड मैथ्स क्या होता है। स्पीड मैथ्स का मतलब है यहाँ पर आपके सामने नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ऐसे चैप्टर्स आपको नजर आते हैं स्पीड मैथ्स में। जबकि यहाँ पर अर्थमेटिक और डीआई भी आपको बाद में मिलेगा, दैट मीन्स की प्रीलिम्स के चीज़ों में, हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सो एंड देन यहाँ पर रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में ना थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि एसएससी का सिलेबस जो था, जो आपको वहाँ पर ब्लड रिलेशन दिखाई दिया करता था या फिर जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, तो रीजनिंग वाला सेक्शन यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा बल्कि नजर आएगा और मेंस में जाने के बाद तो खैर बहुत बैंड बजाएगा। तो दैट मीन्स, लेकिन हाँ वो चीज़ें सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। यहाँ पर इंग्लिश में इस बैंक की तैयारी को चूज़ करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल आप इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं तो ही आप, बिल्कुल इंग्लिश से बिल्कुल परे हैं आप, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ निकल के आती हैं, वो है आपके पास आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। एक अच्छा चीज़ बैंक की तैयारी में अब है, मतलब बोलना पड़ेगा जो पॉइंट है सो है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट 2-3 परीक्षाएं ऐसी हैं जहाँ पर नहीं, 2 परीक्षाएं ऐसी हैं जहाँ नहीं हो पाता, वो है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। उन परीक्षाओं में आप इंग्लिश को बिना पढ़े भी आप आराम से देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस या फिर मैथ्स और रीजनिंग का इंपैक्ट ज़्यादा हो जाता है प्रीलिम्स में, और मेंस में जाने के बाद आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ी सहूलियत है बैंक की तैयारी में ये चीज़ को लेकर। बाकी जनरल अवेयरनेस यहाँ पर करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस, दैट मीन्स बैंकिंग अवेयरनेस के बाउंड्री के अंदर ही होता है, बहुत दूर नहीं होता। हाँ करंट अफेयर्स तक यहाँ पर पढ़ाई करना भी काफ़ी बल्कि सेगमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सिलेबस के तौर पर मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आपको सिलेबस किस तरीके का है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन। क्या फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन का है? सो इस बारे में थोड़ा बात करना डाइसी है और उचित, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे इस पे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बात करना थोड़ा सा ना किसी चीज़ को आरोप लगाना भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम एसएससी के एग्जामिनेशन की बात करें तो इनके एग्जामिनेशन के कंडक्शन पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का ना कमी रहता है, मतलब ये बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स आती है। और मुझे लगता है कि ये बातें सबको मालूम है। तो मैंने जो बात कुछ देर पहले कह रहा था ना कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपको ये तय करना है कि आप तैयारी करना चाहते हैं बैंक की, एसएससी की, तो आप इस बात को देख लीजिए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपको सपोर्ट फैमिली की तरफ से कितना मिल रहा है। अगर सपना पूरा करना है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना, तो बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन आप देख लीजिए कि आपको कितनी जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा, वैसे अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं एसएससी वाले भी, जल्दी जल्दी करवाना की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो मैं कहूँगा अपकमिंग ईयर्स में अभी आपके पास वो भी आने वाला है, एनआरए सीटी भी आने वाला है, लेकिन फिर भी एसएससी और बैंक तो रहेगा ही रहेगा। तो मेंस एग्जाम तो यही के लोग कनेक्ट करेंगे, टीयर 2 यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बैंक के एग्जामिनेशन में आपका जो मेंस होता है वो तो अपना आईपीएस ही कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा लेस है, मतलब यहाँ पे स्लो है या फिर कह सकते हैं स्लो है, यहाँ पर फास्ट है फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही तेज़ फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन लेने का, रिजल्ट को डिक्लेयर करने का, ये चीज़ें हैं। ये बहुत, मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक और पॉइंट है जो बैंक के एस्पिरेंट को या फिर एसएससी के एस्पिरेंट जो भी है, मतलब इन दोनों को ही मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें एसएससी में ना, तो थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है, वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो यहाँ पर कम है। यहाँ पर वर्कलोड आपका जो है ऑफ कोर्स बिकॉज पैसा का जगह बैठे हुए हैं आप, और ज़माने में सब कुछ जो ग्रोथ हो रही है वो पैसे को लेके हो रही है। कई मेधावी लोग ये भी कह देते हैं कि आने वाले वक्त में बैंक नहीं रहेगा। एक बार बताइए, तो इतना सारा पैसा जो कमा रहे हैं आप लोग या फिर कमाने की चेष्टा कर रहे हैं लोग, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, रखे हैं कहाँ घर में, तो खैर ये लॉजिकल बात है। मैं बोलूँगा कि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर काम ज़्यादा होता है। वैसे आजकल चीज़ें बहुत अपग्रेड हो रही हैं तो थोड़ा काम फिर से सुकून भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके रेस्पेक्ट में मतलब एसएससी के जो जितने भी जॉब पोस्ट हैं, टॉप जॉब पोस्ट खासतौर पर सीजीएल के अंदर या फिर सीएचएसएल के अंदर या फिर आपका सीपीओ के अंदर, सीपीओ में थोड़ा काम ज़्यादा है बिकॉज आपको फील्ड में रहना पड़ता है मोस्टली, लेकिन बाकी सीएचएसएल और सीजीएल के पोस्ट के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है ना। बिल्कुल मैं अनबायस्ड बातें कर रहा हूँ, तो आप हर एक मापदंड को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना। वर्कलोड यहाँ पे थोड़ा सा मोर है, मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा मोर वर्कलोड कह सकते हैं आप यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ मतलब 24 घंटे में 15 घंटे काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर तो वही फिक्स ही है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अच्छा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ही मतलब कॉन्जिक्यूटिवली आप एग्जामिनेशन देखते रहते हैं यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा स्लो है, एग्जामिनेशन हो रहा है, बीच में कुछ लफड़ा हो जाता है, कभी भी पेपर आउट होता है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। मतलब ये मेरा फेयर जो बातें हैं वही कर रहा हूँ। सो डू नॉट टेक इट इज़ लाइक कि मैं ठीक है, मतलब ये पॉइंट मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि आप ऐसा ना सोचें कि सर ऐसा, आप खुद भी पिछले कुछ 4-5 वर्षों के इतिहास को पलट के देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के मामले में जो बैंक रही है वो बहुत तेज़ रही है हमेशा से। सिर्फ इस पर 4-5 वर्ष नहीं बोलना पड़ेगा, इसमें हमेशा से देखिएगा तो ये बहुत तेज रहा है। फ्रीक्वेंसी के मामले में आपको जल्दी झटपट जॉब चाहिए तो अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो 6 मंथ की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे पहुँचा देगा, मतलब ये आपको निकाल देगा, मतलब इसमें कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में चलो एक बात और भी बात करें तो कितना समय लगता है तैयारी करने में कि इसमें जल्दी जॉब मिलेगा। एक सवाल आपको थंबनेल पे पढ़ा होगा, तो मैं बोलूँगा कि जल्दी जॉब पाना है अगर तो बैंक की तरफ आप जा सकते हैं। आपके पास अगर वक्त है या फिर आप उन बच्चों में से हैं जो ग्रेजुएशन के समय ही जाग चुके हैं और आपको एसएससी की तैयारी करनी है, तो आप अगर इन और बाकी जो सिलेबस मैंने बताया उसकी तरफ से उसके लिए कंफर्टेबल हैं आप, तो फिर यू मस्ट गो फॉर एसएससी प्रिपरेशन। बिकॉज वहाँ पर क्या है, ऑफ कोर्स अगर रुतबे के बारे में बात करें तो सीजीएल टारगेट करना है। अगर सीजीएल कर सकते हैं आप कि सीजीएल मुझे क्वालिफाई करना, मैथ्स में मेरा बहुत रुचि है, तो यू शुड गो फॉर एसएससी प्रिपरेशन। बिकॉज वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास टाइम है, मैथ्स में रुचि है, तो फिर आई विल से कि गो फॉर एसएससी। टाइम कम है, आपको लगता है कि मैं मेहनत तो करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, यू शुड गो फॉर बैंक प्रिपरेशन। झटपट बहुत सारे जॉब बहुत सारे वैकेंसीज, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, क्लियर बात। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस थिंग। बाकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी जो है इस तरीके से मान सकते हैं, सैलरी यहाँ पे बैंक में ही बढ़ी है थोड़ी सी, तो सैलरी के मामले में दोनों जगह बात कर लेता हूँ। सैलरी इज़ नॉट अ बिग डील यार, आजकल क्या है कि जॉब लेना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका मिनिमम सैलरी जो है, मतलब क्लर्क के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्लर्क में आपका जो सैलरी यहाँ पर है वो 30K के आसपास है, एंड पीओ में आपका जो सैलरी मिल जाता है वो 50K के आसपास शुरुआती सैलरी आपको नज़र आता है, 45-50 के आसपास ऐसा सैलरी आपको नज़र आ रहा है आजकल। ठीक है ना, 30 यहाँ पर हो गया क्लर्क के लिए और यहाँ पर 50K के आसपास। एसएससी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लर्क जैसे CHSL आपने क्वालिफाई किया तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है वो 25+ के आसपास, 25K के आसपास मान सकते हैं सैलरी आप यहाँ पे। और बाकी जो आपका सीजीएल के अंदर अब देखो ग्रुप बी ग्रुप डी ऐसे पोस्ट वहाँ पे होता है, तो 4600 ग्रेड पे 4400 ग्रेड पे, इसमें ग्रेड पे का बहुत मामला है, तो हम सैलरी एक बार में नहीं बोल सकते उसमें, लेकिन हाँ सैलरी जो है उसमें भी ठीक ठाक अच्छी, इन द सेंस 50 के आसपास वहाँ भी सैलरी हर जगह है, 50+ में भी सैलरी है। मैं जैसे रैंडम बात करता हूँ, ऑडिटर है तो ऑडिटर में सैलरी आपकी 30+ मिल जाती है आपको, जबकि वो सीजीएल के अंदर आया करता है, तो मतलब आप 50 अराउंड इनिशियल सैलरी वहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सीजीएल के अंदर जो भी जॉब पोस्ट होते हैं वहाँ पे डिफरेंट ग्रेड पे हैं, अब ग्रेड पे डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी क्या है। तो ग्रेड पे में आपके पास 4600 भी है, 4200 ग्रेड पे भी है, 2400 ग्रेड पे भी है, इस तरीके से आपके पास होता है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस थिंग कि थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प कर पाया होगा कि एसएससी, और मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या मापदंड होते हैं जब आप किसी चीज़ को तय करते हैं। कौन कितना बेहतर एवं आसान तो दुनिया में कुछ नहीं, कंपटीशन है। तो मैं सवाल का जवाब देना शुरू करता हूँ यहाँ से, कौन कितना बेहतर एवं आसान। बेहतर मैंने बेहतर का डेफिनेशन दिया कि अगर आपके पास वक्त है और मतलब आप पहले से मतलब प्रोएक्टिव स्टूडेंट हैं तो आपको एसएससी की तरफ जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा कि मैथ्स में कितनी अच्छी रुचि है आपकी और कितना अच्छा कमांड है आपका मैथ्स पे, या फिर कितना अच्छा बना सकते हैं। अगर बहुत अच्छा ठीक है तो आप एसएससी की तरफ जाइए, बिल्कुल मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। सिलेक्शन किस में जल्दी होगा, तो इसमें थोड़ा सिलेक्शन में टाइम लग सकता है, बिकॉज एसएससी में कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई है बैंक के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, बैंक में क्राउड में थोड़ा सा स्मार्टनेस वाला फैक्टर यहाँ पर ऐड हो जाता है बैंक की तैयारी में। इधर थोड़ा सा सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज खासतौर पर सीजीएल जैसी परीक्षाओं में, क्योंकि बाकी में नहीं है लेकिन सीजीएल में है, क्योंकि भाई हर बहुत ज़्यादा चहिता परीक्षा है एसएससी सीजीएल, और बहुत अलग अलग एरिया के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, एक फैक्टर ही वाला है। किसमें सिलेक्शन जल्दी होगा, तो मैं कहूँगा बैंक एक बहुत ऐसा जॉब है जहाँ पे कि आप जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। मतलब आप चाहो तो आज अगर सोचे हो तो अगले 6 महीने बाद आप किसी बैंक में हो सकते हो, ये तय है, ये बैंक के एग्जामिनेशन में हो सकता है। सिलेबस बहुत क्रिस्प है, बहुत छोटा एवरेज सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इनके सिलेबस की ही बात कर लें आप तो सिर्फ मैथ्स का सिलेबस उठा लीजिए तो बहुत लंबे चौड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस भी थोड़ा छोटा होता है बैंक की तरफ। ठीक है ना, चलिए बाकी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात किया, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ये हैं। इसमें 2 अच्छे स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। बाकी इसमें मुझे लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी जो भी पीओ का पोस्ट है या क्लर्क का पोस्ट सब ठीक ठाक ही है। भाई मैंने बहुत सारे पोस्ट नहीं भी लिखे हैं इसमें, ठीक है ना, LIC है आपका, NICL है, FCI है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस के मामले में
नाम अगर पढ़ा जाए तो लगभग लगता है सेम ही चीज़ है, लेकिन सिलेबस के अंदर में बहुत बदलाव है, बड़ा बदलाव है। अर्थमेटिक, अब यहाँ से अर्थमेटिक जो पढ़ रहे हैं और यहाँ अर्थमेटिक ऐसे पढ़ रहे हैं तो सब तो ठीक है, लेकिन एडवांस यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ DI है, यहाँ पर एक DI प्रीलिम्स मिल जाया करता है, 1-2 DI के लिए यहाँ पर काम आएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो ठीक है, कॉमनली लेके चलना तय हो सकता है तब जब आप बहुत पहले एक्टिव हैं। तो एक सवाल ये भी आपकी तरफ से आ सकता है, सर मैं अभी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं दोनों की तैयारी कर सकता हूँ? तो मेरी तरफ से होगा यस, यू कैन डू इट। कोई अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो तैयारी शुरू कर रहा है तो वो दोनों को लेके चल सकता है आराम से। तब वो एक साथ कॉमनली उठाए कि भैया क्या सिलेबस है रीजनिंग का, क्या सिलेबस है मैथ्स का। स्पीड मैथ से शुरू कीजिए, बिकॉज ये स्पीड मैथ से कैलकुलेशन शुरुआत करेगा, स्पीड मैथ से शुरुआत कर सकते हैं आप, और यहाँ पर उसका इंप्लीमेंटेशन आपका अर्थमेटिक में भी होगा, DI में भी होगा और एडवांस में भी होगा। सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर बस ऐड कर देंगे स्पीड मैथ का ये दोनों और ये एडवांस मैथ, दैट्स इट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम यार। देखो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग हर समय मतलब ये बातें करते नहीं, टाइम का बात नहीं कर रहे होते, टाइम को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। टाइम जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारे सिलेबस की बात हुई। आप इंग्लिश के बारे में मैंने बताया कि इंग्लिश में आपकी पकड़ ठीक ठाक है अगर, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बेकार है तो फिर आपके पास SC का ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर ग्रामर पढ़ के आप निकल सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता है SC में, एग्जामिनेशन बहुत लेट करके हुआ करता है, वर्कलोड यहाँ पर कम है वैसे जॉब में। यहाँ पर हमारे पास बैंक में क्या है, बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, फटाफट एग्जाम हुआ करता है, फटाफट रिजल्ट होते हैं, फटाफट आपको जॉब पोस्ट मिल जाया करता है। यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है।